નમસ્કાર, અપોલો સીબીસીસી કેન્સરનો જવાબ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે ચર્ચા કરીશું થેલેસેમિયા અને સિકલ સેલ એનિમિયામાં સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દ્વારા થતી સારવાર વિશે. અને તે વિશે માહિતી આપવા માટે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત કર્યા છે હિમેટોલોજીસ્ટ અને બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટર વિનયભાઈ બોહરાને. વિનયભાઈ, સ્ટુડિયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્તે. આપણે દર શુક્રવારે કેન્સર વિશે વાત કરીએ છીએ, પરંતુ આજે આપણે વાત કરીશું થેલેસેમિયા અને સિકલ સેલ એનિમિયામાં સ્ટેમ સેલની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દ્વારા સારવાર વિશે. તો બેसिकली थैलेसेमिया અને सिकल सेल एनीमिया એટલે શું? अच्छा, अभी अगर थैलेसेमिया और सिकल सेल अनीमिया की बात की जाए जी, तो सबसे ज़रूरी ये जानना है कि थैलेसेमिया और सिकल सेल अनीमिया अनुवांशिक बीमारियां हैं. अच्छा, ओके. ये बीमारी कोई इन्फेक्शन या कोई दवा लेने से या कोई मेडिसिन के गलत प्रभाव से नहीं होती है. ये अनुवांशिक बीमारी है. थैलेसीमिया मेजर, जब कोई बच्चे को हम डायग्नोसिस करते हैं, बोलते हैं कि थैलेसीमिया मेजर है, तो जब बच्चे के माता पिता थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया ट्रेट है, उनको जो बच्चा होगा वो थैलेसीमिया मेजर होता है. ओके. तो इसीलिए इस बीमारी को अनुवंशिक बोला जाता है. राइट. और सेम मतलब जैसे मैंने थैलेसीमिया की बात की, सिकल सेल अनीमिया भी वैसे ही होता है. अगर माता पिता सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल माइनर है, इन माता पिता को जो बच्चा होगा वो सिकल सेल अनीमिया से प्रभावित होता है. जी, हम पहले बात कर रहे थे कि थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया के कोई चिन्ह नहीं होते, तो कैसे पता लगाया जाए कि किसी भी व्यक्ति को थैलेसेमिया या सिकल सेल एनीमिया है? अच्छा, थैलेसीमिया और सिकल सेल अनीमिया, मैं थैलेसीमिया मेजर की बात कर रहा हूँ, और सिकल सेल अनीमिया, ये बीमारियाँ जनरली बचपन में ही पता चल जाती है. अच्छा. जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित है, ऐसे बच्चे जनरली हमारे पास उम्र के 6 से 7 महीने में लाए जाते हैं और बोला जाता है कि बच्चे की एक्टिविटी कम हो गई है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है. जी. और जब आप बच्चे को हम एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है. अब अगर इंडिया की बात की जाए या ऑल ओवर वर्ल्ड बात की जाए, 6 महीने का बच्चा कम हीमोग्लोबिन लेके जब मेरे पास आता है, और स्पेसिफिकली गुजरात की बात करता हूँ, जी जी, तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जो चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो थैलेसीमिया मेजर ही है. जी जी. क्योंकि थैलेसीमिया मेजर छोड़ के जनरली कोई बीमारी नहीं है जिसमें 6 महीने में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा. अच्छा. और सिकल सेल अनीमिया भी जनरली सिकल सेल अनीमिया के लक्षण भी वैसे होते हैं, लेकिन सिकल सेल अनीमिया थोड़ी लेट एज में प्रेजेंट करता है. कुछ बच्चे 2 साल में आते हैं, कुछ बच्चे 3 साल में आते हैं. तो ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि हीमोग्लोबिन कम है, और उससे जब हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर या सिकल सेल अनीमिया ऐसी कोई बीमारी है. जी, આના વિશે વધુ વાત કરીએ તે પહેલા અમદાવાદથી એક કોલર છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. આપનો સવાલ પૂછો. हाँ, नमस्कार मैडम, मैं चंदूभाई खत्री बोल रहा हूँ. जी नमस्कार, आपનો પ્રશ્ન પૂછો. हाँ, मारे मैडम 3-4 વર્ષથી માઇનર થેલેસેમિયા છે, બીટા થેલેસેમિયા, જેના માટે હું પોલીમેક્સ 12 ગોળી લઉં છું હિમેટોલોજીસ્ટના કહેવાથી. જી બરાબર. મારે એ જાણવું છે મેડમ હા કે સ્ટેમ સેલ્સથી આ થેલેસેમિયા મટાડી શકાય અને કેવી રીતે મટાડી શકાય, કોનું જોઈએ, કેવી રીતે, એ બધું મારે જાણવું છે મેડમ. ખૂબ સરસ સવાલ છે. આપણે આ વિષય પર જ આજે ચર્ચા કરવાના છે. कैसे ये हो सकता है, स्टेम सेल से हम कैसे थैलेसेमिया से पीड़ित दर्दियों को मदद कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये थैलेसीमिया मेजर के लिए किया जाता है. जी, माइनर के लिए नहीं किया जाता है. क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है. थैलेसीमिया माइनर एक कंडीशन है जिसमें जिसको थैलेसीमिया माइनर है उसको कभी पता नहीं चलेगा, इसके कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है. तो थैलेसीमिया माइनर में जनरली जिसको थैलेसीमिया माइनर है, हीमोग्लोबिन 10 से 11 के बीच में रहेगा. राइट. तो इसके लिए फोलिक एसिड सप्लीमेंट जो आप बोल रहे हैं, हाँ, टैबलेट फोलीमैक्स या फुल वाइट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता है. बट थैलेसीमिया माइनर के लिए जो हम एडवाइस देते हैं कि थैलेसीमिया माइनर को सबसे ज़रूरी ये ध्यान में रखना है कि थैलेसीमिया माइनर एक दूसरे थैलेसीमिया माइनर
उनकी अगर शादी होती है तो बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। ये सबसे ज़रूरी बात थैलेसीमिया माइनर के लिए है। इसके अलावा थैलेसीमिया माइनर के लिए जनरली कुछ एडवाइस नहीं किया जाता है। अच्छा, तो आपने बताया कि कोई भी लक्षण नहीं है, तो कैसे जान पाएं कि व्यक्ति थैलेसीमिया माइनर है? तो शादी करने से पहले क्या कोई प्रिवेंशन किया जा सकता है? ज़रूर किया जा सकता है। और मैं बताऊंगा कि पिछले 10 सालों में, एज ए हेमाटोलॉजिस्ट मैं बात कर रहा हूँ, कि पिछले 10 सालों में जो फोकस है वो ट्रीटमेंट में तो हमारा फोकस है कि थैलेसीमिया मेजर ट्रीट करो, लेकिन साथ में प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिक बर्थ, इसमें ये पता करना ज़रूरी है कि कौन इंसान थैलेसीमिया माइनर इस कंडीशन से सफ़र कर रहा है। इसलिए हम 2 चीज़ें करते हैं। एक, स्क्रीनिंग, मतलब जो टारगेट पॉपुलेशन हम बोलते हैं कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज़ जो शायद कुछ सालों के बाद जिनकी शादी होगी जी, इनका हम मास कैंपेनिंग, मास स्क्रीनिंग करते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट किया जाता है। अच्छा। एक अराउंड 2 ml ब्लड लिया जाता है और ब्लड टेस्ट इनएक्सपेंसिव है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करोगे तो वहाँ ये ब्लड टेस्ट फ्री हो जाता है और इसमें आपको 12 घंटे में पता चल जाएगा कि आपको थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। अच्छा, तो एक ये हितावह रहता है कि ऐसे यंग जो लोग हैं वो एक बार अपना चेकअप करवा लें। और स्पेशली साथ में ये बोलूँगा कि कुछ कम्युनिटीज़ है जिसमें थैलेसीमिक मेजर या थैलेसीमिया माइनर का प्रमाण ज़्यादा है बाकी कम्युनिटीज़ के हिसाब से। और स्पेशली गुजरात की अगर बात की जाए तो जो कच्छ रीजन है, सौराष्ट्र रीजन है, वहाँ से हम काफ़ी थैलेसीमिक पेशेंट देखते हैं। तो एज ए हेमाटोलॉजिस्ट मैं एडवाइस करूँगा कि शादी के पहले या प्रेगनेंसी के पहले अपना जांच थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं ये जानने के लिए ज़रूर करवा लें। इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब बात करेंगे थैलेसीमिया के कोई खास प्रकार हैं? अच्छा, अगर थैलेसीमिया की बात की जाए तो थैलेसीमिया के मेनली 3 प्रकार हैं, जिसको मैं एक थैलेसीमिया माइनर बोलूँगा, दूसरा उससे थोड़ा एक कदम आगे थैलेसीमिया इंटरमीडिया जिसको बोलते हैं, और तीसरा जो हमारी बात हुई थैलेसीमिया मेजर। तो हर कंडीशन का नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि थैलेसीमिया मेजर मतलब कोई बड़ी चीज़ है। तो थैलेसीमिया मेजर में बच्चों को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया माइनर मतलब छोटी चीज़ है जिसमें कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। और दोनों के बीच में आता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जिसमें जो दर्दी या रोगी थैलेसीमिया इंटरमीडिया इस कंडीशन से प्रभावित है, उनको शायद साल में 1 बार या 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग सकता है, जो कि हम देखते हैं कि ये रोगी फीवर या बुखार के साथ आते हैं और उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो जनरली बुखार या बॉडी पे कोई स्ट्रेस है तभी इनका हीमोग्लोबिन कम होता है। इस कंडीशन को हम थैलेसीमिया इंटरमीडिया बोलते हैं। तो आप जी सिकल सेल एनीमिया पर कोई प्रकार है? सिकल सेल एनीमिया की अगर बात की जाए तो मैं गुजरात की बात करूंगा। गुजरात में हम जो दक्षिण गुजरात है वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, कोई खास कारण खरो है? इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन जैसे मैं थैलेसीमिया की बात कर रहा था कि सिकल सेल एनीमिया भी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या कोई जाति बोलते हैं हम, उन लोगों में ये कॉमन है। ये अनुवंशिक बीमारी है जो हम इंडिया में देखते हैं कि शादियाँ कम्युनिटी में होती है। तो इसीलिए जो कम्युनिटी में जो बीमारियाँ है वो आगे जाती है। अनुवंशिक जो बोलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी। तो सिकल सेल एनीमिया के 2 मेन प्रकार बोले जाते हैं। एक बोलूँगा मैं सिकल सेल ट्रेट, जो थैलेसीमिया माइनर की तरह है। जनरली इनको पता नहीं होता है कि इनको सिकल सेल ट्रेट है या सिकल सेल माइनर बोलूँगा। और दूसरा जो प्रकार है सिकल सेल अनीमिया, मतलब सिकल सेल मेजर जिसको मैं बोलूँगा। मेजर ठीक शब्द नहीं है, लेकिन सिकल सेल अनीमिया जिसको बोला जाता है। सिकल सेल अनीमिया में दर्दी को लक्षण होते हैं कि हीमोग्लोबिन कम होता है, शरीर में बार बार दर्द होता है, सब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जोड़े होते हैं, उसमें दर्द होता है। और सिकल सेल अनीमिया के जो दर्दी होते हैं, इनको जो गुजराती में हम कमड़ा बोलते हैं, जॉन्डिस, इनकी आंखें ज़्यादातर टाइम पीली दिखती है। तो ये हो गया सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल ट्रेट जिनको है उनको कोई जनरली लक्षण नहीं होते हैं। ठीक છે, તમે જણાવ્યું કે આ બંને તમે 2 ml બ્લડ લઈને તપાસ કરો છો, તો શું એ એક જ નિદાન પદ્ધતિ છે થેલેસેમિયા કે સિકલ સેલ એનિમિયાની તપાસ કરવા માટે? अच्छा, ये आपने जो सवाल पूछा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जी। जो तकनीक हमारे पास पिछले 10-15 सालों से है, 2 ml ब्लड लेके हम एक सिंगल टेस्ट में पता कर सकते हैं कि जिसका टेस्ट किया जा रहा है उसको सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल ट्रेट है, थैलेसीमिया मेजर है या थैलेसीमिया माइनर है। सो सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए कोई अलग अलग ब्लड टेस्ट का ज़रूरत नहीं है। एक ही सिंपल ब्लड टेस्ट में ये पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन से दर्दी या जिसका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है
वो સફર कर रहा है। જી થેલેસેમિયા માઇનર કે સિકલ સેલ માઇનરમાં આપણે વાત કરીએ એમ કોઈ ખાસ લક્ષણો નથી હોતા, પણ જ્યારે આ મેજર તકલીફ હોય ત્યારે એ લોકોમાં કોઈ ખાસ પ્રકારના કોમ્પ્લિકેશન્સ જોવા મળે ખરા? अब अगर मैं पहले थैलेसीमिया की बात करूंगा, बाद में सिकल सेल एनीमिया की बात करूंगा। अगर थैलेसीमिया की बात की जाए तो अब देखिए कि थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट, जो बेसिक ट्रीटमेंट हम बोलते हैं, मूलभूत ट्रीटमेंट, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब थैलेसीमिक जो बालक है या दर्दी है, इनको बचपन से उम्र के 6-7 महीने से ही हर महीने में 1 बार या 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। ઓકે, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसलिए दिया जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन एक 9 या 10 के बीच में रहे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सके। और जब उनका हम- हीमोग्लोबिन रहता कितना है? अच्छा, विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं दिया जाए तो ये हीमोग्लोबिन 4, 3, Oh, 2 that's इतने very तक आ low, सकता yeah. है, जिसमें दर्दी के जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए इनको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन देना ज़रूरी है। अब जब ये ट्रीटमेंट की जाती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, तब ब्लड में एक लोह तत्व, या जिसको इंग्लिश में हम आयरन बोलते हैं, वो हर यूनिट के साथ में, अगर आप मुझे क्वांटिटी पूछो तो 250 मिलीग्राम आयरन हर एक अडल्ट यूनिट के साथ जाता है, जो कि नॉर्मल जो इंसान का शरीर है, इसकी जितनी आयरन रिक्वायरमेंट है उसके 100 टाइम्स इट इज़ मोर, मतलब that's 100 a टाइम lot. ज़्यादा है। तो ये जो लोह तत्व है, ये पहले ही ट्रांसफ्यूजन के साथ शरीर में जमा होने लगता है। બરાબર. વિનયભાઈ, આપણે કોમ્પ્લિકેશન્સ વિશે વધારે વાત કરીશું, પણ દર્શક મિત્રો તે પહેલાં લઈશું એક નાનકડો વિરામ. નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વિનયભાઈ, આપણે વાત કરી થેલેસેમિયાના કોમ્પ્લિકેશન્સ વિશે, હવે વાત કરીએ સિકલ સેલ એનિમિયાના કોમ્પ્લિકેશન્સ વિશે. सिकल सेल अनीमिया के अगर कॉम्प्लिकेशन बोले जाए जी. तो सिकल सेल अनीमिया में जो मेन 2 कॉम्प्लिकेशंस है, मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक बिकॉज ऑफ सिकल सेल अनीमिया इटसेल्फ, मतलब सिकल सेल जो होते हैं, जो शरीर के फेफड़े और हृदय, लीवर और किडनीज, इन 4 मेन अंगों को अफेक्ट करते हैं। और दूसरा जो सिकल में जो हम ब्लड देना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो जो लोहा तत्व शरीर में जाता है, लोहा जमा होता है, जो वापस लीवर मतलब यकृत, स्वादुपिंड मतलब पैनक्रियास, हार्ट मतलब हृदय और स्किन, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन सिकल में देखे जाते हैं। आयरन ओवरलोड हो जाता है, यू कैन से. आयरन ओवरलोड की अगर बात की जाए तो ये सबसे, मैं बोलूँगा, महत्वपूर्ण अंग है थैलेसीमिया ट्रीटमेंट का, जिसमें विथ एवरी ट्रांसफ्यूजन, जैसे हम ब्लड देते जाएंगे, शरीर में लोह तत्व जमा होते जाएगा, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होके उन अवयवों का या उन अंगों का जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है वो कम करता है, जिसके वजह से थैलेसीमिक दर्दियों में लीवर, हार्ट, पैनक्रियास, किडनी और स्किन कुछ समय बाद काम करना कम कर सकते हैं। तो आयरन चिलेशन, इसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है, जिसको आयरन चिलेशन हम बोलते हैं, आयरन चिलेशन ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कि एक लंबी ट्रीटमेंट है। पिछले 25 सालों में आयरन चिलेशन, इस ट्रीटमेंट में कई आधुनिक दवाएं आई है। 25 साल पहले आयरन चिलेशन सिर्फ इंजेक्शन के माध्यम से किया जाता था। जी जी. पिछले 10-15 साल में, और डेली इंजेक्शन लेना दर्दी के लिए बहुत परेशानी वाली बात होती थी। अब जो पिछले 10-15 साल से हम दे रहे हैं कि टैबलेट और कैप्सूल्स आते हैं, जो दिन में 1 बार या 2 बार लेने पड़ते हैं, और उससे काफ़ी हद तक हम आयरन को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट. और अगर आयरन चिलेशन के बारे में और एक ज़रूरी बात है सबके लिए जानना, स्पेशली जो थैलेसीमिया दर्दी ये शो देख रहे हैं, कि आयरन चिलेशन एक लंबी प्रोसेस है, कुछ सालों तक लेनी पड़ती है, और इसे शुरू करना चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद। जो मैं देखता हूँ, मेरे पास थैलेसीमिक पेशेंट आते हैं, बहुत देरी के बाद उनको आयरन चिलेशन चालू किया जाता है। जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि एक 10 से 11 यूनिट ब्लड के अगर ट्रांसफ्यूजन हो जाए बच्चे में, उसके बाद आयरन चिलेशन के बारे में सोचना चाहिए और ट्रीटमेंट चालू करनी चाहिए, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आयरन चिलेशन के भी आएंगे। આયરન ચિલેશન સિવાયની ટ્રીટમેન્ટની બીજી પદ્ધતિઓ કઈ કઈ? अच्छा, अगर थैलेसीमिया ट्रीटमेंट की बात की जाए तो थैलेसीमिया ट्रीटमेंट एक परंपरागत ट्रीटमेंट, जो हम बोलते हैं कि कई सालों से चली आ रही है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून देना है जब खून कम हो जाता है, और साथ में आपने जो अभी बताया कि आयरन चिलेशन। जी. इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है, और जो ट्रीटमेंट थैलेसीमिया को जड़ से मिटा सकती है,
जिसे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, पिछले 20 सालों में भारत में काफ़ी दर्दियों का जो थैलेसीमिया इस रोग से पीड़ित है उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है। और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे मिलते हैं। तो मैं जनरली जब थैलेसीमिया की बात करता हूँ तो ट्रीटमेंट में बोन मैरो ટ્રાન્સપ્લાન્ટ इस पे मेरा बहुत फोकस रहता है। તો બેઝિકલી આપણે હંમેશા આ એક એવો વિષય કે જેના પર આપણે ખૂબ સાંભળ્યું છે પણ બેઝિકલી આ શું છે એમાં વિશે પૂરતી માહિતી નથી, તો તમે બેઝિકલી આ પ્રોસેસ કેવી રીતે કરો છો? अच्छा, तो अभी सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में जितनी हड्डियाँ होती है उसमें बोन मैरो नाम की एक चीज़ होती है। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो बोन मैरो एक फैक्ट्री है जहाँ से ब्लड बनता है। ओके। तो जिनको थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया है, इनके बोन मैरो में कुछ डिफेक्ट या कुछ गड़बड़ी है, बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है या गलत तरीके से काम कर रहा है, इसलिए जो हीमोग्लोबिन बन रहा है, जो लाल कोशिकाएं रेड ब्लड सेल बन रही है, वो डिफेक्टिव है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो करते हैं, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो जो पेशेंट का दर्दी का खुद का मैरो है ये एक नॉर्मल मैरो से बदल दिया जाता है। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहा जाता है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में पूर्व तैयारी के बारे में बात की जाए तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली बात कि एक हेल्दी डोनर जो अपने स्टेम सेल्स या जिसको मूल पेशी बोला जाता है, वो जो दाता है मतलब डोनर है वो डोनेट कर सके जी। तो ये पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि जो दर्दी थैलेसीमिया, जिस दर्दी को थैलेसीमिया है, उसका आयरन चिलेशन ठीक से किया गया हो जी। मतलब उसका आयरन चिलेशन हम कैसे बोलते हैं, एक फेरेटिन नाम की ब्लड टेस्ट की जाती है। जो दर्दी ये शो देख रहे हैं उनको पता है कि फेरेटिन क्या है। तो फेरेटिन का लेवल हम बोलते हैं कि 1000 के नीचे चाहिए, बराबर। तो उसे हम बोलते हैं कि एडिक्वेट आयरन किलेशन है और ऐसे पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तीसरी बात है एज। अगर उम्र की बात की जाए, मैं क्लिनिक में देखता हूँ कि मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं जिनकी उम्र 20 साल या 25 साल है, उनको रेफ़र किया जाता है कि इनका थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट करना है। तो एक बात मैं इस शो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना है तो बच्चे की उम्र जब 10 से 12 साल के नीचे हो तब थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट के बारे में सोचेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट होंगे इन बच्चों के काफ़ी अच्छे, ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ जिएंगे। अच्छा। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट का जब सोचते हैं, बच्चों की उम्र, उनका कितने अच्छे से लोहा तत्व कम किया गया है, और डोनर बच्चे के लिए कोई दाता है या नहीं। अगर दाता की बात की जाए तो बच्चे का सगा भाई या बहन, ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट, डोनर अगर पेशेंट का सगा भाई या बहन है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी जी। और जो आपने सवाल पूछा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्चुअली क्या है, मैं काफ़ी संक्षिप्त में बताऊंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं। जो दर्दी है, जिस थैलेसीमिया जिसको है, उसको ट्रांसप्लांट एक सर्जरी नहीं है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट की बात करो तो वो सर्जरी ऐसा है कि यू विल थिंक अबाउट द सर्जरी ओनली। जी। लेकिन मैं सर्जन नहीं हूँ, मैं फिजिशियन हूँ और मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करता हूँ। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं है, ये एक प्रोसीजर है जो अराउंड 1 महीना चलती है। अच्छा। जिसमें हम दर्दी को एडमिट करते हैं, स्पेशल रूम होते हैं जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बोला जाता है। मैं अपोलो सीबीसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ जहाँ पे हमारा एक 6 बेड वाला ट्रांसप्लांट यूनिट है। जो स्पेशल उसमें फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर्स होते हैं, इससे दर्दियों को बाहर के एनवायरनमेंट से आइसोलेट किया जाता है। तो ट्रांसप्लांट की जो पहली फेज है जिसमें हम कुछ दवाएं देंगे, कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे दर्दी, थैलेसीमिया दर्दी का खुद का जो मैरो है वो ख़त्म हो जाए। जो जिस मैरो में बीमारी है, जो डैमेज्ड मैरो है वो खत्म हो जाए। ओके। जिसको हम हाई डोज कीमोथेरेपी बोला जाता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन यही दवाएं दी जाती है जिससे दर्दी का मैरो खत्म हो जाए। नेक्स्ट फेज में तेना विषे વધારે વાત કરીએ તે પહેલા એક કોલર છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। जी, આપનો सवाल पूछो। मैडम, यहाँ पे एक थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है, बराबर जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो सभी डॉक्टर वगैरह उसे बीएमटी के लिए सजेस्ट कर रहे हैं जी। तो बीएमटी करवाना हो तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा? सबसे ज्यादा कौन सी जगह अच्छी रहेगी? जी। जैसे वेल्लूर वगैरह के बारे में भी बता रहे थे। हाँ जी, इंडिया हाँ जी। सबसे अच्छी जगह है जी जी, बीएमटी कराने के लिए।
कहाँ पे करवाना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट प्लेस? अच्छा, ये सवाल थोड़ा मतलब मैं नहीं बोलूँगा मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज के 20 साल पहले जब थैलेसीमिया में ट्रांसप्लांट इंडिया में, भारत में होना चालू हुए, तो वेल्लोरी ऐसी एक जगह थी हाँ। जहाँ पे ट्रांसप्लांट होते थे। इसलिए काफ़ी दर्दी भारत के अलग अलग जगहों से, आप बंगाल ले लो, वेस्ट बंगाल या गुजरात, मध्य प्रदेश, सब दर्दी वेल्लोर जाते थे। लेकिन पिछले 10 साल में भारत में अलग अलग जगह ट्रांसप्लांट चालू हो गए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं अपोलो सीबीसीसी से मैं अटैच्ड हूँ, और अपोलो सीबीसीसी में पिछले 8 साल में हम अलग अलग बीमारियाँ, जो खून की बीमारियाँ, जिसमें थैलेसीमिया भी आता है, जिसका ट्रांसप्लांट करते हैं, और हमारे रिजल्ट्स भी कई अच्छे हैं। तो ये तो पेरेंट्स के मन पे है कि वो कहाँ ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, लेकिन सबसे अपोलो ज़रूरी है, सीबीसीसी कैन डेफिनेटली बी वन ऑफ दिस प्लेसेस। या पर वो जो पहले की बात है कि ये वो कराने के अभी वेल्लोरी बदल गया है। हाँ, वो अब change एक हो बात गया मैं है, आपको जी। बताना चाहूंगा कि अब ट्रांसप्लांट के लिए गुजरात से आपको वेल्लोर जाने की जरूरत नहीं है। Definitely. आपको बस अहमदाबाद आना है। अहमदाबाद में काफी अच्छे रिजल्ट, जो रिजल्ट वेल्लोर या वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स है, वो हम लोग भी देते हैं। I'm sure you'll get that. દર્શક મિત્રો, આ વિશે વધારે વાત કરીશું, પણ તે પહેલા લઈશું એક નાનકડો વિરામ. નમસ્કાર, વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વિનય, આપણે વાત કરી કે જ્યારે તમે થેલેસેમિયાની તમે ટ્રીટમેન્ટ આપો સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે, ત્યારે તમે એ લોકોને એક યુનિટમાં રાખો છો અને એવી દવા આપવામાં આવે છે કે જેનાથી તેમનું જે ઓરિજિનલ બોન મેરો છે તે ફિનિશ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે છે? उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आती है, जिसमें हम स्टेम सेल्स, मतलब जो दाता है उससे जो हेल्दी स्टेम सेल जो कलेक्ट किए जाते हैं, हेल्दी स्टेम सेल, वो इस दर्दी को दिए जाएंगे। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह वो इन्फ्यूज़ किए जाते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स है, मतलब कुदरत ने जो हमारा शरीर बनाया है, ये स्टेम सेल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। राइट. वेन में देने के बावजूद भी इनको पता है कि इनको शरीर में कहाँ जाना है और कहाँ मल्टीप्लाई होना है। तो ये सेल्स जाके बोन मैरो में चले जाते हैं, बोन मैरो का अपना घर बना लेते हैं, और फिर सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8। इस प्रोसेस को 10 से 14 दिन लगता है। और उनको वहीं पे रहना है उस यूनिट में ही? जी हाँ, तो पेशेंट तो उस यूनिट में रहेगा, जो मैंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट की बात की है, आइसोलेटेड यूनिट, स्पेशल एयर फिल्टर्स। और जिस दिन हम स्टेम सेल देते हैं उसके 14वें या मैं बोलूँगा 2 हफ्ते बाद उनके जो काउंट्स, बीच में काउंट्स WBC, श्वेत कण या प्लेटलेट, कीमोथेरेपी की वजह से कम होते हैं, और जैसे ही ट्रांसप्लांट किए हुए सेल्स काम करने लगेंगे, ये काउंट बढ़ने लगेंगे। Right. और वो पहला अंदेशा होता है एक ट्रांसप्लांट फिजिशियन के लिए कि ट्रांसप्लांट हैज़ सक्सीडेड। ये पहली फेज़ है। और इसके बाद पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट यूनिट से डिस्चार्ज करते हैं, और उसके बाद आखिरी या तीसरी फेज़ चालू होती है, जिसमें अगले 3 महीनों तक कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन है, दर्दी कुछ दवाओं पे रहता है, कुछ दवाएं उनको घर जाने के बाद भी लेनी पड़ती है, दवाओं का डोज हम मॉनिटर करते हैं। तो ट्रांसप्लांट यूनिट से डिस्चार्ज के बाद 3 से 3.5 महीने पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में रहता है। हफ्ते में 1 से 2 बार हम उनको देखते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और जनरली 3 महीने का फेज़ ओवर होने के बाद ऐसे पेशेंट को हम लेस फ्रीक्वेंटली, फिर महीने में 1 बार या महीने में 2 बार देखते हैं। पर आ ट्रीटमेंट પછી શું એ લોકો એકદમ નોર્મલ લાઈફ જીવી શકે છે? मैं अगर आपके सवाल का एक सिंपल लाइन में आंसर दूँ तो जनरली 6 महीनों के बाद, 6 से 9 महीनों के बाद ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अधिकतर बच्चे ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री हो जाते हैं। इनके शरीर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो चेंजेस हुए हैं, मेनली स्किन में चेंजेस हुए हैं, इनकी हाइट कम है, वो चेंजेस ग्रेजुअली रिवर्स होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे रिवर्स होते हैं, ये चेंजेस ग्रेजुअली रिवर्स होने लगते हैं। और चेंजेस उन बच्चों में ज़्यादा रिवर्स होते हैं जिनकी उम्र बहुत कम है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रांसप्लांट का अगर सोचना है तो बच्चे की उम्र जब बहुत कम हो तब ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए, तो रिजल्ट काफ़ी हद तक अच्छे आएंगे। ડેફિનેટલી. આજે તમે દર્શક મિત્રોને આટલી સરસ માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વિનયભાઈ. સમયના અભાવના કારણે આપણે વધુ ચર્ચા નહીં કરી શકીએ. દર્શક મિત્રો, આ વિષય પર વધારે માહિતી મેળવવી હોય તો આપની સ્ક્રીન ઉપર એક ઈમેલ એડ્રેસ છે, તેના પર આપ અમને ઈમેલ કરી શકો છો. આપની સ્ક્રીન ઉપર એક મોબાઈલ નંબર છે, તેના પર આપ અમને SMS પણ કરી શકો છો. હવે આવતીકાલે 2:30 વાગે VTV ગુજરાતી પર એક નવા વિષય અને એક નવા નિષ્ણાત સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સૌની રજા લઈએ. નમસ્કાર.